नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले कि गुपकार के हवाले से आज बड़ी खबर देखने को मिली है। पीएम की बैठक में गुपकार गठबंधन के सारे नेता शामिल होंगे। इस तक का आप देखिए किस तरह से बड़ी खबर जो है वो देखने को मिली है। महबूबा मुफ्ती भी सर्वदलीय बैठक में भाग लेंगी और महबूबा कहती हुई नजर आई है कि बातचीत के खिलाफ नहीं है, पीएम के समक्ष यहां अपनी बात रखेंगे। और पीएम की बैठक से पहले गुपकार नेताओं की ये बैठक हुई है जिस पर हर किसी की नजर टिकी हुई थी कि आखिर गुपकार अलायंस की अगर बैठक होती है तो क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, क्योंकि एक पशुपेश जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा था। कौन कौन से नेता यहां पर भाग लेंगे ये देखने वाली बात थी, लेकिन अब आप देखिए कि बड़ा ऐलान यहां गुपकार की तरफ से कर दिया गया है कि गठबंधन के सारे नेता यहां पर पीएम की बैठक में शामिल होंगे और महबूबा मुफ्ती भी सर्वदलीय बैठक में भाग लेंगी। यानी अब पूरी तरह से पिक्चर जो है वो क्लियर होती हुई नजर आ रही है कि 24 जून को जो बैठक होगी वो अहम बैठक होगी। और अब देखना यह होगा कि जब यहां पर सारे नेता मौजूद होते हैं तो कौन कौन से मुद्दों को लेकर बातचीत की जाएगी, क्योंकि महबूबा मुफ्ती साफ तरीके से कहती हुई नजर आई है कि वो बातचीत के खिलाफ नहीं है, पीएम के समक्ष यहां पर अपनी बात को रखने की कोशिश की जाएगी। और पीएम की बैठक से पहले गुपकार नेताओं की ये बैठक हुई है जिसमें आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहां सब मौजूद हैं और मौजूद रहकर ही बातचीत करने की कोशिश की गई, क्योंकि काफी दिनों से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या महबूबा मुफ्ती इस बैठक में शामिल होंगी या नहीं, या फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ जो बातचीत होती है उसमें सहमति बन पाती है या नहीं। लेकिन इस वक्त आप देखिए कि आज जो गुपकार की मीटिंग होनी थी उसमें साफ तरीके से बड़ा फैसला यहां पर सामने रखा गया है गुपकार गठबंधन की तरफ से कि गुपकार के सारे नेता यहां पर शामिल होंगे, इस मीटिंग में भाग लेंगे और महबूबा मुफ्ती भी इस मीटिंग में पहुंचेंगी। यानी महबूबा मुफ्ती ये कहती हुई नजर आई हैं कि बातचीत से उन्हें कोई बिल्कुल भी वो खिलाफ नहीं है, कोई समस्या नहीं है, वो पीएम के समक्ष अपनी बात को रखेंगी। और अब देखना यह होगा कि पीएम के समक्ष जब बात को रखा जाता है तो उसमें कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा उजागर करने वाला रहेगा महबूबा मुफ्ती की तरफ से, क्योंकि हर किसी की नजर महबूबा मुफ्ती पर टिकी हुई थी कि आखिर महबूबा मुफ्ती की तरफ से क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी, ये बड़ी बात थी। लेकिन इस वक्त आप देखिए कि लगातार बड़ी खबर जो है वो गुपकार के हवाले से ही सामने आई है। सैयद तजम्मुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, जिस तरह से हर किसी की नजर गुपकार पर ही टिकी हुई थी, लेकिन अब यहां पिक्चर बिल्कुल पूरी तरह से साफ होती हुई नजर आई है। तकरीबन 12:15 बजे खत्म हुई और उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग में डॉक्टर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कहा क्योंकि इन्विटेशन जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में मिली, जीडीपी को अलग, नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलग और अलग अलग से मिली गई। पीएजीडी का जो स्टैंड था उन्होंने आज इसमें डिस्कस किया कि प्राइम मिनिस्टर की इस इन्विटेशन को किस तरह से लिया जा सके। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान किया कि वो आज खुद जाएंगे और महबूबा मुफ्ती भी उनके साथ जाएंगे ताकि जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त सियासी इस्तेकाम है उस पर बातचीत की जा सके। बाद में एक्सक्लूसिव बातचीत मुफ्ती ने गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क को बताया कि जम्मू कश्मीर में जो इक़दाम उठाए जाने हैं, सियासी कैदियों का उन्होंने हवाला दिया, शबीर शाह का हवाला दिया, जनरल रशीद का हवाला दिया, वहीद बारा का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जो भी मेन स्ट्रीम लीडर बंद हो, लॉ मेकर्स बंद हो या आम जनता 3370 के फासले के बाद जिस वक्त उन्हें डिटेंशन में लिया गया, उम्मीद करेंगे कि 24 की जो तारीख नजदीक आएगी उससे कबल शायद उन लीडरान को छोड़ा जाना चाहे। अगर नहीं तो भी वो बात रखी कि होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की सदारत में जो होने वाली मीटिंग है। लेकिन कुल मिलाकर आज की मीटिंग जो है ये 1 घंटा से ज्यादा वक्त चला, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने तजवीज की थी कि महबूबा मुफ्ती खुद जाएं। महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि हम सब की तरफ से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जाए और जम्मू कश्मीर के अवाम का और इन तंजीमों का जो पीएजीडी के नाम से इकट्ठा हुए उनकी बात रखें। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस मौके पर तजवीज पेश की क्योंकि महबूबा मुफ्ती को इंफरादी हज्जत की वजह से उन्हें ये मीटिंग में दावतनामा मिला है, लिहाजा उन्हें महबूबा मुफ्ती को भी इस मीटिंग में जाना चाहे, क्योंकि अगर हम बात नहीं रखेंगे तो जम्मू कश्मीर के अवाम की बात कौन रखेगा। यानी मामला साफ है कि पीएजीडी की मीटिंग इख्तिलाफ पजीर होने के बाद बीजेपी सदर महबूबा मुफ्ती, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जस्टिस हसन मसूदी और मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन समेत जो जम्मू कश्मीर पीपल्स मोहम्मद के लीडरान, जिन जिन लीडरान को इन्विटेशन मिला है जो पीएजीडी के बैनर तले हैं, वो सब इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। और उन्हें उम्मीद बहुत ज्यादा है क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नाउमीदी कुफर है, हम जाएंगे उम्मीद के साथ। और तजम्मुल, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि उनका साफ तरीके से कहना था कि बातचीत के खिलाफ नहीं है, लेकिन कुछ मुद्दों को वो पीएम के समक्ष रखेंगी। क्या लगता है कौन से मुद्दे रहेंगे? सबसे पहला
उन्होंने जो जिक्र किया जिसमें जम्मू कश्मीर में उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा गिरफ्तारियां हो रही है, बहुत ज्यादा कैदी जो है मुसलसल नजरबंद है या गिरफ्तार है, उनके खिलाफ केसेस वगैरह हैं जिनमें इंजन रशीद वगैरह भी काबिल जिक्र है। उन्होंने कहा कि इन बातों को हम उठाएंगे कि जम्मू कश्मीर में अब जब आप CDM के तौर पर, एतमाद साजी के तौर पर इन इक़दाम को देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर से मिलना, होम मिनिस्टर से मिलना 2 साल के बाद, तवील इंतजार के बाद, और जम्मू कश्मीर में ये मुलाकात कोई आम मुलाकात नहीं है। 2 साल कबल आपने देखा होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह से लेकर मौजूदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी तक मेनस्ट्रीम लीडरशिप मिलती रही और जम्मू कश्मीर के हवाले से जो भी मसाइल थे उनकी नोटिस में लाते रहे। लेकिन 2 साल का ये जो वक्फा था मेनस्ट्रीम लीडरशिप और नई दिल्ली के बीच में डायलॉग भी नहीं था। डिटेंशन सेंटर्स बहुत ज्यादा थे, यहाँ तक कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करनी थी तो मेन गेट जो था वो बंद रखा गया था और हमें दूसरे दरवाजे से अंदर बुलाया गया था। डॉक्टर अब्दुल्ला ने 3-4 बार उन पर जोर दिया कि मेन दरवाजा खोलिए, ये इनका घर है और ये हमारे मेहमान है, इनको अंदर आने दीजिए। इसका गालिबन ये मतलब है कि जम्मू कश्मीर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, और एक तो इससे 2 फायदे हुए, PAGD भी आपस में जो है इकट्ठा रहा। अगर महबूबा मुफ्ती डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे ज्यादा जोर देती कि आप मीटिंग अटेंड कीजिए, फिर कभी हमारा नाम आएगा। लेकिन जो जिस वक्त इकट्ठे जा रहे हैं, PAGD भी जा रहा है, PDP भी जा रहा है, NC भी जा रहा है, CPIM भी जा रहा है, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जा रहा है और उसके बाद जम्मू कश्मीर पीपल्स गवर्नमेंट भी जा रहा है। यानी कुल मिलाकर इस बातों से साफ तौर पर ये लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में अब एतमाद साजी के इक़दाम जम्मू कश्मीर नए प्राइवेट लेवल पर जो उठाए तो जमुल, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह से DDC चुनावों में भी एकजुट होकर सामने आए थे और उस वक्त इलेक्शन को भी लड़ा गया, जब जीत हासिल हुई और उसके बाद बिखरते हुए नजर आए, और क्या लगता है कि इस बार फिर से वही स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश तो नहीं की गई गुपकार गठबंधन की तरफ से कि एकजुट हो जाइए, मीटिंग में भाग ले लीजिए, उसके बाद देखा जाएगा जो भी होगा? बिल्कुल सही। देखिए, 2 तरह के फायदे PAGD को होंगे। एक फायदा ये होगा कि अवाम में PAGD का नाम जो है वो मौजूद रहेगा। दूसरा ये कि प्राइम मिनिस्टर लेवल की इन्विटेशन को आप रद्द या दाया कैसे कर सकते हैं, वो फायदे यानी दिल्ली भी और जम्मू कश्मीर के अवाम को भी बचाते हुए नजर आई। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और बाकी पार्टियों का DDC चुनाव में इकट्ठा इलेक्शन में हिस्सा लेना, उसके बाद कई सीटें हासिल करना, और आज की डेट में ये भी उसी तरह की कशमकश है, जदोजहद है कि आप इकट्ठे जा रहे हैं और इकट्ठे वापस आ रहे हैं। आपके मौक़िफ़ को भी तक़वियत मिल सकती है और आपकी पार्टी भी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में आने वाले अगर चुनाव हो सकते हैं तो उस वक्त शायद इकट्ठे भी लड़ा जा सकता है। कुल मिलाकर इस सूरत को जब आप देखते हैं तो मुझे लगता है कि विन विन सिचुएशन PDP को भी हुई, PAGD को भी हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी हुई और इन्विटेशन प्राइम मिनिस्टर लेवल पे आई, वो भी कहीं ना कहीं उसको नजरअंदाज नहीं किया गया। यानी दौड़ सिर्फ कुर्सी की है और कुर्सी के लिए सब एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अलग अलग आप देखिए कि पीपल कॉन्फ्रेंस बन चुकी है, अपनी पार्टी बन चुकी है, CPIM की बात कर लीजिए, इंजीनियर राशिद की पार्टी की बात कर लीजिए, अवामी एहतियात पार्टी, यानी अलग अलग पार्टियां जो है वो अब एक मंच पर अगर सामने दिख रही हैं तो जाहिर तरीके से सिर्फ दौड़ कुर्सी तक की है और सब चाह रहे हैं कि अब बातचीत यहां पर हो और पता चले कि आखिर आने वाले समय में केंद्र शासित प्रदेश के अंदर क्या कुछ घटने वाला है। देखिए, आखिर में इन्होंने मुजफ्फर अहमद शाह अवामी नेशनल कांफ्रेंस नायब सदर एक बात ऐड कर दी, उन्होंने साफ कहा कि नथिंग लेस देन 35 और 70, यानी उससे नीचे हम कोई बात नहीं करेंगे। अब बात कितनी कर पाएंगे वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये इस वक्त कुर्सी का मामला नहीं है, ये इस वक्त आपके ईगो का प्रॉब्लम, एटीट्यूड का मसला नहीं है, बल्कि मसला जो है जम्मू कश्मीर में काफी सारे इश्यूज हैं जिनको लेकर इन मसाइल को डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के नोटिस में लाया जा रहा है, जो कि एक बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि इससे कबल जब भी इस तरह के मसाइल होते थे होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को आगाह किया जाता था, लेकिन मौजूदा वक्त में क्योंकि दूरियां बनी तजमुल को फुल फ्रेम छोड़िए तजमुल को जरा दिखाइए कि तजमुल इस वक्त कहां पर हैं, क्योंकि लगातार मीटिंग का दौर भी शुरू हो गया था और इस वक्त मुकम्मल तरीके से आपको बताना चाहें कि किस तरह से हालात जो है वो बनते हुए नजर आ रहे थे। तजमुल, अब सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से गुपकार गठबंधन एक होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बहुत बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आने वाले दिनों में क्या पूरी तरह से गठबंधन एक होकर ही काम करेगा या फिर से ये देखा जाएगा कि आपसी टकरार जो है वो शुरू हो गई है? देखिए, साफ तौर पर बात सामने आई। एक तो PAGD का जो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में अब एक नई उम्मीद इन्होंने जगाई थी कि हम इकट्ठे हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP की भी रवायती जो है सियासी हरीफ हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद जब ये इकट्ठे हुए इससे ये बात साफ हुई कि PAGD का मौक़िफ़ जो अवाम में लाया गया था, सजा तो उन्होंने कई लीडरान किया और अलहदा हुए, लेकिन मौजूदा वक्त में जब आप PAGD के बैनर के साथ ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती को साथ लेकर नई दिल्ली पहुंच रहे हैं, एक तो PAGD का संगम दिखेगा। दूसरा ये कि प्राइम मिनिस्टर की इन्विटेशन को भी डिस्कस किया जाएगा, आपकी बात रखी जाएगी डॉक्टर अब्दुल्ला और लेकिन तजमुल
लगता है कि धारा 370 को लेकर अगर बातचीत होती है तो क्या पीएम वहां पर सहमत हो पाएंगे? क्योंकि जो सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के दायरे में है, बार बार इस बात को सामने रखने की कोशिश की जा रही है। धारा 370 35 से सुप्रीम कोर्ट के दायरे में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मामला है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर लेवल तक ये लोग डेप्यूटेशन यहाँ से मीटिंग में नहीं जा रहे, बल्कि इन्हें बुलावा आया है। यानी जम्मू कश्मीर की पोजीशन को लेकर कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बड़े सीरियस हैं, बड़े इश्यूज हुए हैं। 2 साल में बहुत कुछ बदला, और जम्मू कश्मीर के जो अपने मेन स्ट्रीम सियासी लीडर इनके थे, वो कहीं ना कहीं नाराजगी और दूर दूर नजर आए। एक तो ये है कि जम्मू कश्मीर में इन्विटेशन के बाद हाईएस्ट लेवल पर, प्राइम मिनिस्टर लेवल पर आपको बताया जा रहा है कि 4 अगस्त के बाद जो जम्मू कश्मीर में तस्वीर बदल गई, इसके लोग किस तरह के मसाइल को देखते हैं, इश्यूज को देखते हैं, लद्दाख को अलग करके किस तरह से देखते हैं। क्योंकि इन्होंने पहले अपने मौके पर कहा कि स्टेट हुड में कोई दिक्कत नहीं है, वो पहले ही प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर ने वादा किया है, लेकिन उसके आगे मांगने की कोशिश। लेकिन तजम्मुल, यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि कल नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जब मीटिंग करती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही दिग्गज नेता बाहर आते हैं। वो कहते हैं कि जब तक जम्मू कश्मीर की लोकल मेन स्ट्रीम के साथ बातचीत नहीं होती तब तक कुछ नहीं होने वाला था, और अब यही समझ आ गया है केंद्र सरकार को, इसलिए मीटिंग यहाँ पर बुलाई गई है। बिल्कुल, देखिए, ये न सिर्फ जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम लीडरशिप में वो ऊंचा नाम है इनका, बल्कि इसमें 4 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हैं, डॉक्टर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, यानी जिन्हें लोगों ने मंतखब किया वोट देकर, और चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उसके बाद काबीना वजीर जो बने हैं, उनको इन्विटेशन मिलने के बाद बात साफ है कि जम्मू कश्मीर में लीडरों को पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक का नब्ज से जानते हैं, और जम्मू कश्मीर के हालात टैक्सेशन और बाकी तमाम जो इस वक्त शराइत नई दिल्ली के साथ हैं, उनके कहीं ना कहीं गारंटर यही है। उन्होंने साफ कहा कि हमें दिल्ली पे उम्मीद है कि जो हमें दिल्ली के साथ एक रिश्ता था, उसमें दिल्ली ने हमसे पूछे बगैर जो रिश्ते खत्म किए, गलती तो उनकी तरफ है। वो कहते हैं कि हम रिश्तों को बरकरार रखना चाहते थे मुल्क के साथ, लेकिन मुल्क के साथ रिश्तों को अलग करने के लिए पार्लियामेंट किया। उन्होंने आज भी कहा कि हमसे पूछे बगैर किया। अच्छा, जिस शहर में हम इस वक्त मौजूद हैं, ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का घर है, और यहीं पर आज मीटिंग भी हुई, यहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, और यही वो। लेकिन तजम्मुल, यहाँ सवाल ये भी है कि इस वक्त जो प्रेसिडेंट बने हुए हैं गुपकार गठबंधन के, उनकी तरफ से मिलीजुली प्रतिक्रिया ही देखने को मिल रही है। कभी वो यहाँ पर धारा 370 को लेकर बातचीत करते हुए नजर आते हैं, तो कभी वो केंद्र सरकार की तरफ से एक ब्रिज का काम करते हैं, कभी वो गठबंधन के लिए काम करते हुए नजर आते हैं। यानी एक पशुपेश वाली स्थिति जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर देखी जा रही है। लेकिन ये पत्ते उस दिन खुलेंगे जब मीटिंग होती है पीएम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद तजम्मुल बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि तजम्मुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से गुपकार की यहां मीटिंग होती है। लेकिन सवाल यह है कि अब आने वाले समय में कौन कौन से मुद्दे इन लोगों की तरफ से सामने रखे जाएंगे, क्योंकि एक बार फिर से गुपकार गठबंधन एक होता हुआ नजर आया है। इसी तरह से डीडीसी के चुनावों में भी गुपकार ने एक होकर भाग लिया था, लेकिन कुछ ही समय के बाद आपने देखा कि मतभेद किस तरह से पैदा हो गया था। लेकिन अब देखना यह होगा कि यह गुपकार गठबंधन सिर्फ और सिर्फ यहां पर बैठक के लिए एक हो गया है, या फिर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की जनता की भलाई के लिए काम करने के लिए एक हुआ है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको जिला राजौरी लिए चलते हैं। जिला राजौरी से आपको दिखा देते हैं किस तरह से आज एक और बड़ी खबर यहां पर देखने को मिली है, क्योंकि राजौरी प्रशासन ने लोगों को एक बड़ी राहत दी है, और राजौरी में 2 घंटे बढ़ा दिया गया है दुकानों के खोलने का समय, और सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ये दुकानें खुलेंगी, और पाबंदियों का दायरा सिमटने पर बाजारों में भीड़ उमड़ रही है, जिसकी वजह से अब यहां प्रशासन की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। 2 घंटे के लिए समय को बढ़ा दिया गया है जिला राजौरी के अंदर, क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन खत्म कर दिया गया। अब आपको यह बताना बहुत जरूरी है कि 8 जिलों के अंदर वीकेंड लॉकडाउन खत्म किया गया था, लेकिन उसमें राजौरी जिला शामिल नहीं था। लेकिन अब आप ये समझिए कि अगर सुबह 8 बजे से दुकानें यहां खुलेंगी, शाम 6 बजे तक खुलेंगी, तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर मिलेगी। जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशेद, जिस तरह से समय को बढ़ा दिया गया दुकानों की, लेकिन एसओपीज का पालन करवाना ये प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती रहेगा। क्या लगता है कि प्रशासन इस पर खरा उतर पाएगा? जी, अगर ये कहें कि राजौरी में प्रशासन की तरफ से पहले 8 बजे से लेकर 4 बजे तक टाइम दिया जाएगा, वो भी ऑड इवन में, उसके बाद प्रशासन की तरफ से 4 टाइम बढ़ा दिए गए और 6 बजे तक कर दिया गया है, मगर लोगों की तरफ से लापरवाही के बड़े मंजर आज भी देखने को मिल रहे हैं, जहां एसओपी की धज्जियां उड़ाते लोग नजर आते हैं, बिना मास्क के लोग घूमते नजर आते हैं। इस वक्त हम बस स्टैंड पे खड़े हैं, इस बस स्टैंड का मंजर भी हम आपको दिखा सकते हैं। इस इलाके में कई लोग इस वक्त भी ऐसे हैं जो बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं, मगर इन लोगों से बात भी करने की हम जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि गुरु जी, जिस तरह पिछले कुछ दिनों से राजौरी में कोविड के केसों में
कमी आई और लोगों ने राहत की सांस ली, मगर लोगों की लापरवाही जो है एक बार फिर दोबारा देखने को मिल रही है। बिना मास्क के, बिना एसओपी के पालन किए लोग बाजार में आ रहे हैं। हालांकि इस बार जो राजौरी में कोविड के केस आए थे वो सबसे ज्यादा देहाती इलाकों से सामने आए, और बस स्टैंड इलाके की अगर हम बात करें तो ये वो इलाका है जहाँ पूरे देहात की तरफ से लोग आते हैं। आप देखना, हमें देख के लोगों की तरफ से मास्क या चादरें मुंह पे लगाना शुरू कर दी गई है, मगर इनके साथ ही नन्हे नन्हे बच्चे भी देख सकते हैं आप किस तरह इनको खुला छोड़ा गया है। ये लोग बिना किसी मास्क के घूम रहे हैं। इनसे कि आखिर क्यों मास्क नहीं पहने गए हैं, क्यों बच्चों को लेकर बाजार में पहुंचे हुए हैं? क्या महामारी का डर नहीं है, खौफ नहीं है? लोग मास्क वगैरह गिरा चुके क्यों आंदे हो इधर? पता नहीं कोई बीमारी है, पता है इस चीज का कोई बीमारी है? निके इनके बच्चे लेके सुधार क्यों आंदे फिर मास्क? आपने भी मास्क नहीं बांधे, बच्चे को नहीं बांधे। दूसरा आप बताओ, किसको क्यों नहीं आपने मास्क पहना है? बच्चे को खुद भी आपने मास्क नहीं पहना। रखता नहीं क्या ये रखता नहीं। आपको पता है कोई बीमारी है? पता है क्या बीमारी है? कोरोना। कोरोना में क्या करना था आपको? मास्क पहनना था नहीं? ये लोग हैं, पता जरूर है कि कोरोना है, मगर उसके बावजूद भी लापरवाही की इनकी तरफ से आप जरूर देख सकते हो। सवाल भी यही है कि जागरूकता है आम जनता के अंदर सबसे ज्यादा लोग इस देहाती इलाकों से आते हैं, वो वही इलाका है। मगर यहाँ बड़े पैमाने पर लापरवाही के साथ साथ मार्केट के अंदर भी इसी तरह के हालात हैं, जहां बिना मास्क के लोग आज भी राजौरी का रुख कर रहे हैं। हालांकि राजौरी की बात करें, कल दिन में सिर्फ 14 पॉजिटिव मामले नए सामने आए और एक शख्स ने कल भी अपनी जान गंवाई। इस तरह मरने वालों का आंकड़ा 200 से बढ़ चुका है। ये एक छोटा सा बच्चा और हमारे साथ, बच्चे कौन है तेरे साथ आया हुआ? तो मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? ये देखना गुरुजी, ये पूरा मंदिर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो बिना मास्क के, आप देख सकते हो, हमें देख के भागने का काम शुरू कर देते हैं। जमशेद, ये बताइए कि जिस तरह से प्रशासन की तरफ से अब यहाँ ये कदम उठाया गया है कि ढील दे दी गई है, 2 घंटे और समय बढ़ा दिया गया है, और जिसकी वजह से बाजारों में भी रश उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के चालान काटना बहुत जरूरी है, ऐसे लोगों पर जुर्माना डालना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आम जनता यहाँ पर समझने की कोशिश करेगी। क्या लगता है जमशेद, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जमशेद तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आप बाजारों के जो शॉट्स हैं वो दिखाइए, किस तरह से हालात यहां पर बने हुए हैं। आप देखिए किस तरह से हालात जो है वो जिला राजौरी के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सवाल यहां पर यह है कि हर दिन इसी तरह से घटनाएं जो है वो घटती हुई नजर आती हैं, क्योंकि अगर एक भी शख्स यहां कोविड-19 की वजह से संक्रमित हो जाता है तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान प्रशासन पर भी लगता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर अगर ढील दी जा रही है तो फिर चेक क्यों नहीं लगाया जा रहा, ऐसे लोगों की नकेलें क्यों नहीं कसी जा रही, ये देखने वाली बात है। क्योंकि जिला राजौरी के अंदर अभी आप देखिए कि 2 घंटे का समय बढ़ा दिया गया है, और मुकम्मल तरीके से अब यहां पर यह देखना है कि कैसे आने वाले समय में सुधार किया जाएगा, प्रशासन की तरफ से किस तरह से सुधार होगा, यह देखने वाली बात होगी। जमशेद मलिक एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशेद, जिस तरह से आपने सभी लोगों से बातचीत की है, लेकिन यहां पर जागरूकता होने के बावजूद भी लोग यहां पूरी तरह से ढिलाई बरतते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कि यह कितना घातक साबित हो सकता है? हो सकता है राजौरी के लिए ये, क्योंकि राजौरी ने इस बार कोविड-19 में सबसे ज्यादा कहर मचाया, जहां जम्मू के बाद ये दूसरा डिस्ट्रिक्ट था जहां लोगों ने अपनी जानें गंवाई। लगभग 200 से ये मरने वालों का आंकड़ा ऊपर बढ़ चुका है। मगर जिस तरह प्रशासन की तरफ से लोगों को राहत देगी, उसका बड़ा नाजायज फायदा भी अगर ये कहें कि लोगों की तरफ से उठाया जाएगा, गलत नहीं है, क्योंकि आज प्रशासन ने जरूर टाइम बढ़ा दिया इन लोगों का, मगर उसके बावजूद आप ये पूरे मंजर देख सकते हैं हमारे पीछे का भी, ये किस तरह लोग बिना मास्क के अपने घरों से आज भी निकलकर सामने आ रहे हैं, जो राजौरी के लिए एक बहुत बड़ा सांबा की बात करें तो महज 1 घंटे में ही प्रशासन वहां पर हरकत में आता है और लोगों के चालान काटे जाते हैं, जहां पर फिर आम जनता जो है वो समझदारी दिखाएगी। बिल्कुल, अगर प्रशासन की जहां तक बात करें, प्रशासन की तरफ से बड़े बड़े दावे जरूर किए जाते हैं, मगर जमीनी सतह पर वो नजर नहीं आते हैं। जिस तरह मार्केट के मंजर हमने आपको आज दिखाए, मगर प्रशासन का कोई भी आदमी हमें इस मार्केट में आज भी नजर नहीं आया। प्रशासन की तरफ से जरूर बड़े बड़े ऐलान कर दिए जाते हैं, मगर उन पर अमल करवाना प्रशासन के लिए शायद मुश्किल होगा, क्योंकि प्रशासन उस पर काम कर ही नहीं रहा है। सिर्फ प्रशासन की तरफ से देर रात तक एक ऑर्डर निकाल दिया जाता है, मगर उस ऑर्डर पे अमल किसने करना है ये बिल्कुल अलग बात है। कुछ और लोग हम आपको दिखाते हैं। गुरुजी, ये मार्केट के अंदर आए हुए, मैडम जी आप मास्क क्यों नहीं पहनते? चलिए देखिए नजारा, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं लेकिन मास्क ही नहीं पहन रहे हैं, और जब पूछा जा रहा है तो वहां पर गर्दन घुमाई जा रही है, जवाब नहीं है।
जी गुरुजी, आपने इनका ये सुना होगा जवाब, जब इनसे पूछा कि आप मास्क क्यों नहीं पहनते तो इनका जवाब ये है कि मैं ठीक हूँ। सबसे बड़ा जवाब आप इन लोगों से ये सुनिए कि मैं ठीक हूँ, हालात राजौरी के इस तरह के हैं, मगर उसके बावजूद इन लोगों की लापरवाही जो है वो रुकने का लेकिन नाम नहीं जमशेद, ले इस रही है। तरह अगर से तो बात सब करें इस ठीक राजौरी- नहीं होगा, सब ठीक नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि अगर चेन बढ़ती गई तो जाहिर तरीके से वो खतरनाक साबित हो सकती है। इसमें कोई दोराहे नहीं है। राजौरी प्रशासन को ध्यान देना की बहुत जरूरत है, और ध्यान देना यहाँ पर बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार आप देखिए कोरोना के केसेस किस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। अगर थोड़ा सा आंकड़ा नीचे आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ढिलाई बरतनी है। बहुत बहुत धन्यवाद जमशेद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो ग्राउंड से पूरी तरह से रिपोर्ट दे रहे हैं कि राजौरी जिले के अंदर प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है। आज वहां पर दुकानें खोलने के लिए 2 घंटे की जो समय अवधि है वो बढ़ा दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी आम लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल निशान है। तो प्रशासन को ऐसे लोगों की नकेले कसना बहुत जरूरी है, ऐसे लोगों पर जुर्माना लगाना बहुत जरूरी है, और जब तक जुर्माना नहीं लगेगा तब तक आम जनता समझदारी दिखाने वाली नहीं है। क्योंकि आपने देखा कि महिला का क्या कुछ कहना था, वो कह रही हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं, हमें कुछ नहीं हुआ है। लेकिन बिल्कुल ठीक रहना और अपने परिवार को ठीक रखने के लिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है, ये सबको समझने की भी जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको जिला सांबा लिए चलते हैं। जिला सांबा से अब आपको दिखा देते हैं कि पानी की समस्या किस तरह से जिला सांबा के लोगों को झेलनी पड़ रही है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बनने के बावजूद सांबा के लोगों को यहां पानी की सुविधा नहीं मिल रही है, और जाहिर तरीके से सफेद हाथी साबित हुआ है बसंतर नदी के किनारे बना हुआ वाटर फिल्ट्रेशन जो प्लांट है, वो यहां पर मुकम्मल तरीके से लाभदायक साबित होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 2018 में यह ढांचा बनाया गया था, मशीनें लगाना सरकार पूरी तरह से भूल गई है, और शराबियों और असामाजिक तत्वों का यहां अड्डा बन चुका है। यानी फिल्ट्रेशन प्लांट बनाया जाता है, लेकिन वहां पर एक पूरी तरह से निर्माण भी कर दिया जाता है बिल्डिंग का, लेकिन मशीनें नहीं लगाई जाती। सरकार को बिल्कुल पूरी तरह से याद भूल गया है कि यहां पर मशीनें नहीं लगाई गई है, और मशीनें लगाना बहुत जरूरी है। लेकिन जिला सांबा के लोग किस तरह से परेशान हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, जिस तरह से फिल्ट्रेशन प्लांट बना दिया गया, क्या लगता है कि सरकार की जिम्मेदारी बस इतनी ही थी कि निर्माण कर दिया गया बिल्डिंग का, मशीनें कौन लगाएगा? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये सांबा के लोगों की अगर बात करें तो उनके हित में ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट था। अगर ये प्रोजेक्ट टाइम पर लग जाता, ये बन जाता, तो शायद आज जो पानी की किल्लत से सांबा शहर के लोग जूझ रहे हैं, शायद वो ना जूझते। मैं आपसे 2 मिनट लूंगा, इनका पूरा जो लेखा जोखा है वो आपको बता दूं। 2006 में ये फिल्ट्रेशन प्लांट सैंक्शन किया गया, और 2009 में इसका कंप्लीशन होने का पीरियड था, लेकिन 2009 में ये कंप्लीट नहीं हो पाया। 2007 में पहली इंस्टॉलमेंट रिलीज होती है, और 2014 में दूसरी इंस्टॉलमेंट रिलीज होती है, और 2015 में इसका जो टेंडर है वो अलॉट होता है लगभग 1 करोड़ के आसपास का, यानी 91.85 लाख का ये टेंडर अलॉट होता है। 2017 में ये फिल्ट्रेशन प्लांट का काम शुरू होता है, और 2018 में अप्रैल में जाकर ये जो स्ट्रक्चर, ये जो ढांचा फिल्ट्रेशन प्लांट का है, ये बन जाता है। यानी यूं कहे तो 9 साल लग गए इस प्रोजेक्ट को यहां पर पहुंचाते 9 साल ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी लेट है, लेकिन साल 2021 अभी चल रहा है, तो इसकी कमीशनिंग अभी तक नहीं की गई है। और अलग अलग तर्क जो है वो यहाँ के जो जल शक्ति विभाग के अधिकारी हैं वो देते हैं कि हम यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले पोस्टेड हुए हैं, हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हम इसको साल के अंत तक जो है वो उसको कमीशन कर देंगे। लेकिन अगर कमीशन कर दिया जाता वक्त पर, तो आज सांबा शहर के लोगों को 20,000 गैलन प्रति घंटे के हिसाब से पानी मिलता, और पूरे दिन में अगर कहें 16 घंटे जब ये पूरा स्टेशन चलता, तो यहाँ पानी मिलता 3,20,000 गैलन प्रतिदिन के हिसाब से। तो जो लोग लगातार प्रदर्शन करते हैं, लोग लगातार हाहाकार मचाते हैं, वो चीजें आज देखने को ना मिलती, और सांबा में पर्याप्त सप्लाई जो वो पानी की जाती। इसी के साथ साथ एक बहाना ये भी लगाया जाता है बिजली विभाग और पानी जो जल शक्ति विभाग है उनकी तरफ से, कि हम पानी इसलिए नहीं पहुंचा पा रहे, इसलिए मुहैया नहीं करवा पा रहे, हमारे पास बिजली की काफी दिक्कत है, बिजली की पर्याप्त सप्लाई नहीं है, तो इसलिए आगे पानी नहीं जा पाता, हमारे पंपिंग स्टेशन नहीं चल पाते। लेकिन अब इसका यह भी कहना है कि जब ये पूरा कमीशन हो जाएगा, यहाँ पर अलग अलग कंपोनेंट्स लगाए जाएंगे, जिसमें इनटेक स्ट्रक्चर होगा, जिसमें रेजिंग लेयर्स होंगी, जो मेन लेयर्स होती है वो होती है, डेडिकेटेड फीडर होगा, 2 ट्यूबवेल होंगे, और ये जो अलग कमीशनिंग की जाएगी, इसका खर्चा जो आएगा वो लगभग 6 करोड़ के आसपास का है, यानी 5.55 करोड़ का ये पूरा खर्चा किया जाएगा, तब जाकर ये कमीशन होगा। और उसको भी अभी ये आश्वासन दिया गया है कि साल के अंत तक ये कमीशन हो जाएगा, और पानी की सप्लाई जो सांबा शहर के लोगों को सवाल यहाँ पर ये है मिलेगी। कि आम जनता के सपुर्द इसे कब किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। कितने रुपए का लगा, अभी कितने लगेंगे, ये डिपार्टमेंट का काम है कि वो डीपीआर अपनी दिखाए कि किस तरह से काम यहाँ पर हुआ है, क्योंकि काम शुरू हुआ है, डीपीआर ऑलरेडी
तैयार है उसमें सब कुछ दिखाया गया होगा कि कितने रुपए का ये प्रोजेक्ट था और कब तक इसका समय था और कब ये लोगों को समर्पित किया जाना था। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि एक तरफ गर्मी है, दूसरी तरफ लोग यहाँ परेशान हैं और तीसरी तरफ यहाँ शराबियों का अड्डा बन चुका है। बिल्कुल, आपको मैं वही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि 2009 में इसका खत्म होने का समय रखा गया था, लेकिन 2018 में जब इसे कंप्लीट किया गया तो ये ऑलरेडी 9 साल लेट था। अब 3 साल और हो चुके हैं उसके ऊपर, यानी 11 साल इस प्रोजेक्ट को हो गए हैं। ये अभी तक पब्लिक के हवाले नहीं किया गया है। पब्लिक का इसका जो पानी है वो अभी भी नहीं मिल पा रहा और गर्मियां इतनी ज्यादा है। मैं वही तो आपको बता रहा हूं कि प्रदर्शन लोग लगातार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। फाइनली हमें एक ये आश्वासन दिया गया कि साल के अंत तक इसे कमीशन कर दिया जाएगा, इसी साल 2021 में। लेकिन ये भी एक और जुमला आप कह सकते हैं कि दे दिया गया है, एक और हमें तर्क दे दिया गया अलग से कि भाई हमारे पास ये फैक्ट्स हैं, हम यही आपके सामने रखेंगे, हम इससे ज्यादा नहीं बता सकते। यानी इस सारे मसौदे को सामने रखकर पल्ला झाड़ने की कोशिश जो है वो की गई है। एक आश्वासन दे दिया गया कि बहुत जल्द होगा, लेकिन कब होगा ये नहीं बताया गया, कुछ ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल यही बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अब जो पहले हमें कहा गया कि हमने जब इनसे पूछा कि हमें ये बताया कि क्यों इसमें डिले किया गया, तो उन्होंने हमें ये जवाब दिया कि हमारी पोस्टिंग अभी 5-6 महीने पहले हुई है, हमने अपनी अभी फाइल जो चेक नहीं की है। लेकिन अगर फाइल चेक नहीं की है, जो आला अफसर हो आप, पूरे डिस्ट्रिक्ट को आप चला रहे हो, तो क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता कि पिछला बैकलॉग चेक किया जाए कि कहां पर कौन से प्रोजेक्ट जो पड़े हुए हैं। शायद अगर डिपार्टमेंट के सारे आला अधिकारी ये न्यूज देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं तो बहुत अच्छे से वो जानते होंगे कि हैंडिंग ओवर और टेकिंग ओवर भी यहाँ पर होता है और जो यहाँ से ट्रांसफर होकर जाता है वो अपना काम सौंप कर जाता है, बताकर जाता है कि कौन से प्रोजेक्ट कम रह गए हैं, जिनका काम पूरा हो गया है वो कौन से प्रोजेक्ट हैं। शायद ये डिपार्टमेंट के अंदर बातें होती हैं, लेकिन अगर इस तरह से बयानबाजी की गई है तो सीधे तरीके से इसे पल्ला झाड़ना ही कहा जाएगा। देखिए बिल्कुल ये पल्ला ही झाड़ा जा रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अब इस किया गया ना इसे फंक्शन किया गया ना ये कमीशन अभी हो रहा है। और यहाँ पर आपको ये कह सकते हैं कि शराब का अड्डा अब ये बनकर रह चुका है। और जब हमने इनसे भी ये पूछा कि ये शराब का अड्डा बना हुआ है तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ के जो एसएसपी है उनसे बात करेंगे, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड जो वो डिप्लॉय किए जाएंगे। यानी जब तक हम ये खबर को हाईलाइट नहीं करते, ये जो अफसर लोग हैं ये कुर्सियों के साथ चिपके रहते हैं, ये पूरा इसका बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि किस तरह से जिला सांबा के अंदर एक फिल्ट्रेशन प्लांट बना दिया जाता है। 9 साल पहले ही लग गए हैं, बहुत लेट काम हो गया है, लेकिन अभी तक जनता को समर्पित नहीं किया गया है। सवालिया निशान यहाँ विभाग पर भी है कि आखिर लेट लतीफी क्यों और सिर्फ आश्वासन से काम नहीं होने वाला। बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।